हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पूरे 2 दिन के बाद जो है वीडियो बना रही हूँ। सो आई नो, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा लेट हो चुका है एक चैप्टर को कंटिन्यू करना। और जो आप लोग को का होता है कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ली, सेकंड देखी, थर्ड देखी, तो एक रिदम बन जाता है। सो वो नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से। सो आज हम जो है इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि हम मोस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के कवर कर लें। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था फ्रेंच इंडिया के बारे में, और हमने ये भी जान लिया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए, क्या रीज़न रहा उनका इंडिया आने का, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या रही, और किस तरीके से जो हमारा इंडिया है पैराडाइज से हेल की तरफ जाने लगा, जन्नत से नरक की तरफ जाने लगा। कुछ चेंजिंग लैंडस्केप क्या थे कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, किन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आया। और रेसिस्टेंट मूवमेंट्स हमने पढ़े थे कि जो कॉलोनियल अथॉरिटी को ख़त्म करने के लिए जो अर्ली रेसिस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट है, जो अर्ली मतलब जो शुरुआत में जो विद्रोह किए गए वो किसके थ्रू हुए, पीजेंट्स के थ्रू हुए, ट्राइबल्स के थ्रू हुए, सन्यासी फ़कीर जो थे वो रिबेलियन बन गए। तो ये कुछ स्टार्टिंग के रेसिस्टेंट मूवमेंट्स रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत करी, रेसिस्ट करने की शुरुआत करी, विद्रोह करने की शुरुआत करी, वहाँ से। सो उसके बाद आज जो हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम कहें, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 या फिर 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का विद्रोह हमारी इंडियन हिस्ट्री में आज भी जाना जाता है। और इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप 1 मार्क क्वेश्चन की बात करो, चाहे आप 2 मार्क, 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन की बात करो, या आप इससे मैप की बात करो कि मैप के क्वेश्चंस आ जाएं, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से। सो द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या सिपॉय मेटर्निटी की बात करेंगे हम। मतलब कि इंडियन फ्रीडम के लिए, इंडियन भारतीय आज़ादी के लिए पहली लड़ाई रही है, जिसकी शुरुआत तो सिपाहियों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश जो है वो एकजुट हो गया था। द रिबेलियन ऑफ 1857 वॉज अ ग्रेट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो 1857 का विद्रोह है वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मिसाल रही है हमारे सामने। मतलब जिस तरीके से वो उभर के आया है, बहुत महान रहा वो। सो इट वॉज नॉट अ सिंगल इवेंट बट द रिजल्ट ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रीवेंसेस। तो ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं था कि सिर्फ अचानक से चलो एक चीज़ की वजह से लोगों ने रेसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे बहुत सारे रीज़न्स रहे जो वो सालों से झेलते हुए आ रहे थे। चाहे हम इकोनॉमिक स्ट्रगल की बात करें, उनकी इकोनॉमिक चीज़ों की बात करें, राजनीति से जोड़ के देखें, सोसाइटी से जोड़ के देखें, तो जो भी लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था, लोग भर चुके थे उन चीज़ों से, और उन्होंने एट द एंड आके आवाज़ उठाई और वॉर करी। अच्छा, आज के इस टाइम पे भी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी लोगों ने अचानक से नहीं, कैसे फिर एक रीज़न नहीं है कोई कि नीट का पेपर लीक हुआ, SSC GT का पेपर लीक हुआ, SST में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, CPSC में प्रॉब्लम्स हुई। सिर्फ ये एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, पेपर लीक ही एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है लोगों की प्रोटेस्ट करने का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न्स जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है आज के टाइम पे डिग्रेड हो चुका है। हम इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरी कंट्रीज़ से, वहाँ की पॉलिसीज़ से, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
सिर्फ वो कोशिश ही होती है, वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती है। वो सिर्फ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशंस में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में सिर्फ लिख के रह जाते हैं, हाँ NEP आई है, इसके अलावा वो चीज़ होती नहीं है। तो कोई भी रिवॉल्ट, कोई भी रेसिस्टेंट, कोई भी विद्रोह अगर इंसान करता है अपने ह्यूमन राइट के लिए, अपने हक के लिए, तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखकर नहीं किया जाता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं करने के। सो कॉजेज़ ऑफ द रेबेलियन बनने के, विद्रोही बनने के या विद्रोह करने के कारण क्या थे लोगों के? पॉलिटिकल एग्रेशन ऑब्वियसली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी जैसी पॉलिसी इम्पोज करना, सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसीज़ इम्पोज करना। तो वो सब्सिडरी अलायंस में था क्या, मैं आपको बता देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो इंडियन रूलर्स हैं हमारे, उनको ब्रिटिश जो आर्मी है उसको रखना पड़ेगा अपनी इंडियन आर्मी के साथ, और एक जनरल गवर्नर उनका होगा, मतलब एक गवर्नर उनका होगा उनके कोर्ट के अंदर, जो उनके फ़ैसलों में, उनके जितने भी डिस्कशन होंगे उन सभी में शामिल होगा। उससे छुप कर वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी सब्सिडरी अलायंस के अंदर। और सब्सिडरी अलायंस जो था, सबसे पहले इसमें साइन करते हैं हैदराबाद के निज़ाम, वो एग्री कर जाते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लोग नहीं एग्री करते, रूलर्स नहीं एग्री करते। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ऐसी पॉलिसी कि अगर राजा मर जाता है, उसका कोई खुद का बेटा नहीं है, खुद से जन्मा बेटा नहीं है, तो जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो पूरा राज्य है, साम्राज्य है, वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाएगा। तो ऐसी पॉलिटिकल अग्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी, मतलब ऐसी राजनीतिक प्रणालियाँ जो लोगों को अंदर से आक्रोश में भर रही थी, गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से। तो द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहौजी यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी टू द एनेक्स्ड स्टेट्स विदाउट अ मेल हायर। तो ये जो पॉलिसी है, ये आप हमेशा याद रखना कि कौन लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी। और अगर आपको याद ना रहे तो 6th क्लास में पुरानी वाली NCERT में झांसी की रानी जो है, एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी की रानी आई, तो उसमें भी आपको डलहौजी का जिक्र मिल जाएगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी पॉलिसी थी वो डलहौजी लेकर आया था। अवध, जैसे कि अब इसमें झांसी है, सतारा है, नागपुर है, ये वो स्टेट है जहाँ के राजा जो है मर चुके होते हैं, उनके कोई खुद के बच्चे नहीं होते, जिसकी वजह से उनको उस रीजन को एनेक्स किया जाता है। और जिनके थे भी, उनको ये कहा जाता है कि आप सही तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हो या फिर संभाला नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें। अवध वॉज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मलाडमिनिस्ट्रेशन एंगरिंग रूलर्स एंड सोल्जर्स। तो जब अवध को एनेक्स किया जाता है तो जितने भी रूलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो भी गुस्से में आ जाते हैं, भाई क्यों किया गया अवध को। इसके साथ जो हमारी जो मिलिट्री गवर्नेंस की बात करें, जो मिलिट्री के साथ हो रही थी कि हमारे इंडियन सिपाहियों को, एक तो सैलरी बहुत कम थी उनकी, बहुत ही कम सैलरी, प्लस उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। साथ में जो मुस्लिम्स और जो हिंदू उसके अंदर सर्व कर रहे थे, उनको, उनकी जो ड्रेस थी, इस तरीके की ड्रेस थी कि वो एक डिसरिस्पेक्टफुल थी ड्रेस, उनकी स्कर्ट काइंड ऑफ थी। और उनको कोई भी उनका रिलीजियस सिंबल कैरी करना अलाउड नहीं था, ना वो हाथ में कुछ पहन सकते हैं, ना अपनी वेट बड़ी कर सकते हैं, ना टीका लगा सकते हैं। साथ में जो उस टाइम पे गन काइंड ऑफ जो चीज़ थी, जो जिसका वो लोग यूज़ करते थे अटैक करने के लिए, या फिर हम वेपन्स की बात करें तो जो उसका ओपनिंग पार्ट होता था, उस जो कारतूस होता था, उसको दांतों से ओपन करना होता था। तो ऐसी अफवाह फैली थी कि जो उसका ओपनिंग पार्ट होता है कारतूस का, उसमें सूअर की और गाय की चर्बी मिली हुई है, हड्डियों की चर्बी मिली हुई है, और जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे और जो हिंदू सिपाही थे वो अग्रेसिव हो जाते हैं और उनको गुस्सा आता है और वो रेसिस्ट करते हैं।
आपने मंगल पांडे का नाम ज़रूर सुना होगा। मंगल पांडे मूवी भी है आमिर खान की, तो अगर आप उसे देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि 1857 के रिवॉल्ट में जो हमारी जो हमारे सोल्जर्स थे, जो हमारी आर्मी थी, उसका क्या रोल रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब हमारे ही पैसे हमसे लेकर जाया जाए, मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो इंडियन पैसा इंग्लैंड की इंग्लैंड में जो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना, मशीन्स खरीदना, सारी चीज़ें हमारे पैसों से हो रही थी और हमारे ही पैसे हम पे ना खर्च कर कर अपने देश में किए जा रहे थे। So British policies destroyed Indian industries with machine-made goods, heavy land revenue system, permanent settlement, रैयतवाड़ी system जो थे, post peasant and जमींदार्स into poverty। तो लोग आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके थे, शोषण हो रहा था उनका। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया, मशीन गुड्स लेकर आ गए, मतलब मशीनों से बनी वस्तुएं बेचने लग गए और हमारे यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग हाथों से चीज़ें बना के बेचते थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, लैंड रेवेन्यू, हाई टैक्स पेमेंट कि ज़मीन का कर चुका हो बहुत महंगा, मतलब टैक्स तो हर बात पे, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आना, रैयतवाड़ी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो धीरे धीरे गरीब होते गए। सोशल एंड रिलीजियस फेयर ऑब्वियसली कि पूरी तरीके से उस टाइम पे चलो कुछ चीज़ें अच्छी करी, जैसे उन्होंने सती प्रथा का अबॉलिशन किया और जो विडो रीमैरिज है उसको स्टार्ट किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बीइंग ए वुमन हमारा ये राइट है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमें कोई भी किसी ये नहीं कि अगर किसी का पति ख़त्म हो जाता है तो उसको उसके साथ जला दिया जाएगा या फिर वो विधवा ही रहेगी, दोबारा शादी नहीं कर सकती, अपनी लाइफ को जी नहीं सकती है, कलरफुल साड़ीज़ नहीं पहन सकती है, मेकअप नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ जो थी हमारे लिए अच्छी रही कि उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसी रिचुअल्स को हमारे ख़त्म किया जो कि कहीं से भी मान्य नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा और विडो रीमैरिज जैसे रिफॉर्म्स लेकर आए, तो जिसकी वजह से जो हमारे रिलीजियस लोग थे, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग थे, वो गुस्से में थे। क्रिश्चियनिटी को मिशनरी एक्टिविटीज़ बताया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहा है, लोगों को डेवलप कर रहा है, यानी कि एक तरीके से सिविलाइज्ड कर रहा है। मेड पीपल थिंक द ब्रिटिश वांटेड डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड ट्रेडिशन, और साथ साथ में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड भी किया, तो जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को ख़त्म करके अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं। मिलिट्री के पेरेंट्स मैंने भी आपको बताया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेस पे किया जाता था और प्रमोशन का कोई चांस नहीं होता था। साथ में वो अफवाह वाली बात की कारतूस जो था, immediate trigger, the Enfield rifle cartridges were rumored to be greased with cow and pig fat, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो वो बंदूक है, जो कारतूस हुआ करता है उसको ओपनिंग पार्ट में खोलना पड़ा था मुंह से। तो ऐसी अफवाह फैली थी कि जो सूअर की और गाय की जो चर्बी है वो उसके अंदर मिलाई गई है, जो कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रही थी हिंदू और मुस्लिम्स के। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, यानी कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिणाम निकल कर आता है। तो कंपनी का रूल ख़त्म करके क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो क्वीन का रूल है वो स्टार्ट होता है। तो 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म होता है और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो इंग्लैंड, जो मतलब ब्रिटिश की रानी होती है, जो फिर राज होता है, डायरेक्टली वो रूल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये होता है ब्रिटिश राज की बिगनिंग यहाँ से। मतलब ये कहते तो हैं कि हम हमको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो वहाँ की इंग्लैंड की रानी होती है वो ये कहती है कि हम आपके किसी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस में, आपके इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे या फिर आपकी पर्सनल चीज़ों को नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो रानी जो बेगम हज़रत महल होती हैं, जो कि इनको नेपाल में रहना पड़ता है अपना देश छोड़ के, क्योंकि जब वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, वो लखनऊ की रानी होती हैं,
उनसे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्चे के थ्रू छीन लिया जाता है सब कुछ, और उनको फिर नेपाल में रहना पड़ता है। और वो फिर लोगों को यही कहते हैं कि ये जो है हमें उल्लू बना रहे हैं, हमें एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसी लाकर, और जो कि स्टार्टिंग से ही शुरू करी थी, प्लस अब इंडियन आर्मी को ब्रिटिश आर्मी की तरह ट्रेन करना और उनको दबा के रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आर्मी को बढ़ाना। ये द ब्रिटिश चेंज द आर्मी स्ट्रक्चर, मोर यूरोपियन सोल्जर्स वर केप्ट। और आर्मी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इंडियन आर्मी लेस होने लग गई और सबसे ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स आने लग गए। आर्टिलरी was kept under British control. Sepoys were recruited from loyal areas like Punjab and Gurkha regions. तो जो सिपॉयज़ होते थे, जो सिपाही होते थे, उनको लॉयल रीजन्स यानी कि ऐसे रीजन्स, ऐसे एरिया से हायर किया जाता था जो जिन पे नहीं भरोसा होता था कि हाँ ये इनका साथ देंगे। अदरवाइज़ अगर कोई रेसिस्ट करता था, उनके अगेंस्ट करता था, उसको निकाल देते थे। डिवाइड एंड रूल, फिर से सेम पॉलिसी अपनाई इन्होंने। शिफ्ट इन प्रिंसली रिलेशंस, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, जितने भी राजा थे, इन्हें की समझ में आ गई कि अगर हमें यहाँ रूल करना है तो इनके साथ हमें बनाकर रखनी पड़ेगी। तो इन्होंने ये भी शुरू कर दिया और एनेक्सेशन को स्टॉप करके उनके इंटरनल मामलों में दखल देना बंद किया। सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, सबसे मेजर सीक्वेंस अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद का बीज जो है उगना यहाँ से शुरू होता है, और लोग इस रिवॉल्ट के बाद बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अगर ये यहीं रहे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इन ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब क्या है कि हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह कर देंगे, और हमें इनसे लड़ना होगा, हमें अपने आप को आज़ाद कराना होगा। तो यहाँ से इस मूवमेंट के बाद, इस इवेंट के बाद क्या होता है कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद की भावना है लोगों के अंदर, वो डेवलप हो जाती है और लोग जागरूक हो जाते हैं, पेट्रियाटिज्म में बिलीव करने के, देशभक्त बन जाते हैं और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करना शुरू करते हैं। द कोर्सेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, द रिबेलियन बिगिन ऑन द 10th मई। अगर सिंपली बात करें तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विद्रोह है, या फिर ये जो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है, क्योंकि एक सिपाही मेटरनिटी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिपाही विद्रोह करते हैं, तो वहाँ से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है ये, ठीक है। और उसके बाद ये पहुँचता है दिल्ली तक, जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र II वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लास्ट मुग़ल एम्परर होते हैं, जिसके बाद वो भी इसी में उनकी डेथ हो जाती है। धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट है गंगेटिक प्लेन एरिया, सेंट्रल प्लेन इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया हमारा केंद्र, भारत, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार, बंगाल, यहाँ तक स्प्रेड हो जाता है। लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब एंड तांत्या टोपे लेट द फाइट। तो झांसी की रानी हो गई, तांत्या टोपे हो गई, नाना साहेब हो गई, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई करी। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो रिवॉल्ट था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हमारे भारतीय इतिहास में, जिसने ब्रिटिशर्स को ये दिखाया कि हम इंडियंस अपनी हक के लिए लड़ सकते हैं। साथ में उनको ये भी समझ में आ गया कि अगर हमें यहाँ रूल करना है तो हमें इनके साथ मिलकर रहना होगा कहीं ना कहीं, और लोग भी ये समझ चुके थे कि ये इतनी आसानी से इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सो इट शोड द ब्रिटिश दैट इंडियन कुड यूनाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इट लेट द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया के आधार की, उस आधार की जहाँ पर लोग यूनाइट होकर और एक साथ एकजुट होकर रह सकते हैं। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ये देखने को मिलता है कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट, अन्याय के खिलाफ एक होते हैं। सो दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ 1857 रिवॉल्ट। और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन मेन लीडर्स रहे, क्या रीज़न रहे इस रेबेलियन के, या फिर क्या मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम निकल कर आते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है इसमें। उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक्स और हैं हमारे।
ये मैंने अलग से प्रिपेयर किया है। मीन्स कि हमें कुछ पॉलिसीज़ और कुछ सेटलमेंट्स हमें पता होने चाहिए कि क्या मेन सेटलमेंट्स थे, जो कि अभी हमने ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं किया। हमें ईयर नहीं पता उनका, हमें नहीं पता किसने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और होपफुली ये जो चैप्टर है कल ओवर हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ और सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी डिबेट उस टाइम पे रही, और जिन जनरल गवर्नर्स के टाइम पे कुछ मेन वो चीज़ें लेकर आए, जैसे लॉर्ड वेस्ली है और बेंटिक पॉलिसी आई, बेंटिक की, कॉर्नवालिस जो था, ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।